पे अगर डर लगता है तो अपने समाज के बीच में आने से डर। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं और आप सब समाज में उस कैटेगरी से संबंध रखते हैं जो अछूत कहलाती है। पीड़ा हम सबको सहन होती है, लेकिन मैं उस पार्टी से संबंध रखता हूं जो आप अछूत मानते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। हम जो कहेंगे ईमानदारी से कहेंगे, आपके गले नहीं उतरेगी। बहुत बड़ा दुख होता है। हम लाख करते हैं तो एक गिना जाता है। हमारे पीछे कौन खड़ा है हमें नहीं पता होता। हम सोचते और विचारते रहते हैं, और सच्चाई कहने में कोई कोताही भी नहीं होती है, क्योंकि जो पाठ हमें अभी तक पढ़ाया गया, वो पाठ में पढ़ाया ही ये गया कि जिस पार्टी से मैं संबंध रखता हूं वो दलित विरोधी है। पढ़ाया गया, समझा नहीं गया। जो पढ़ा उस पर अमल किया सच्चे अच्छे विद्यार्थी की तरह, समझा नहीं उसमें। क्योंकि आजादी के बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दे दिया। संविधान में हमारे अधिकार सुरक्षित कर दिए, और अधिकार सुरक्षित करने के बाद में हमें एक जीने का हक मिला। लेकिन देश में एक राजनीति चलती है, बुरा नहीं मानना, मैं बात कहूंगा थोड़ा सा कड़वी भी लगेगी, लेकिन दवाई कड़वी भी होती है। हम लोगों ने एक मानसिकता से बना ले कि हिंदू गाली बनो, बको और नेता बन जाओ। जितना गाली बकोगे, बड़ी बड़ी दोगे, आप नेता बन जाओगे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन गाली क्यों बक रहे हैं, क्या कारण है? क्या हम समाज को क्या दे पाए? जब संविधान लिख गया, संविधान में सारी धाराएं आपकी सुरक्षित कर दी गई, 90% लोग गाली देकर राजनीति कर रहे हैं, 10% लोग समाज का काम कर रहे हैं। ट्रेंड बदलना चाहिए। आप ईमानदारी से समाज का काम करो। 10% अगर आपको बकना है, कहना है, सुनना है, तो आने वाले समाज को जागरण करने के लिए आप उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन आपके भाषणों में, आपका मतलब आपसे नहीं है, पूरे समूह समाज से बोल रहा हूं, गालियां ज्यादा होती है। आप पे से ज्यादा अत्याचार सरदारों पे हुए। मुसलमानों ने सबसे ज्यादा अत्याचार सरदारों पे किए। जिंदा जला दिया, काट दिया, अग्नि में तेल में डाल दिया। लेकिन सरदार को मैंने मुसलमानों को गाली देते हुए नहीं सुना। वो अपने आप को मजबूत कर रहे थे, और मजबूत किया उन्होंने। लेकिन हमारी एनर्जी अपने आप को मजबूत करने में नहीं लगी है जी, हमारी गाली देने में लगी है। हमें ये ट्रेंड चेंज करने की आवश्यकता है। हमारा कौन अच्छा है, कौन बुरा है, सोचने की आवश्यकता है। भगवान ने बुद्धि दी है, और बुद्धिजीवियों के अंदर मैं खड़ा हुआ। कौन मेरा भला कर सकता है? क्या आप ये नहीं मानते? अभी चौधरी साहब ने बहुत काम गिनवाए हैं, बहुत सारे काम गिनवाए हैं। 2 काम मैं भी गिनवाता हूं आपको, और उसके बाद में आपको खुद को गलानी भी होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चित्र मैं देख रहा हूं, नीला कोट डाला हुआ है, टाई डाली हुई है, चश्मा डाला हुआ है, और जो हम देखते हैं उसमें बड़ा बड़ा हैट भी डॉक्टर अंबेडकर जी का भी होता है। डॉक्टर अंबेडकर जी घर में रहते थे तो खाना भी खाते होंगे, कपड़े भी पहनते होंगे, बर्तन भी होंगे। किसी को तकलीफ है? हम इतने संग्रहालयों पे जाते हैं, सबके गांधी जी का चश्मा देखते हैं, जैकेट देखते हैं, सब चीजें देखते हैं, चारपाई देखते हैं। इंदिरा गांधी के में जाते हैं, हम गोली लगी हुई साड़ी देखते हैं। राजीव गांधी जाते हैं, बम से फटा हुआ कपड़ा देखते हैं। आपको नहीं महसूस होता कि डॉक्टर अंबेडकर जी का चश्मा कहाँ है, टाई कहाँ है? डॉक्टर अंबेडकर क्या वोट की चीज है क्या? डॉक्टर अंबेडकर आप इसलिए पैदा हुए थे कि आपको नौकरी मिलनी चाहिए। आप अपने बच्चे का एक एक कपड़ा उठा के रखते हैं, अपनी शादी की चित्रें उठा के रखते हैं, फोटो उठा के रखते हैं। क्या आपको मालूम है डॉक्टर अंबेडकर जी का सम्मान जो 26 अलीपुर रोड से फेंका गया था, निकाल के फाड़ फेंक दिया था, अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं करने दिया गया,
आप भारतीय जनता पार्टी की बुराई करो, उसकी बुराई करो, लेकिन आपका मत दूसरी तरफ भी नहीं जाना चाहिए। गवाएं अठावली जी बैठे, पता इन्होंने भी देखा नहीं देखा, चिंचोली के अंदर, नागपुर से 35 किलोमीटर दूर है। सारी टाइयां दीमक खा गई, कोर्ट दीमक खा गया। वो टाइपराइटर जिससे आरक्षण लिखा गया था, संविधान लिखा गया था, वो टूटा फूटा पड़ा हुआ था। जो अचकन पहनते थे, जो हैट पहनते थे, ऐसे 400 सामान वहां पर सड़ रहे थे। किसी को चिंता हुई क्या? 14 अप्रैल को धूपबत्ती और 6 दिसंबर को अगरबत्ती जलाने से पर्याप्त है क्या? हिंदू को गाली देने से पर्याप्त है क्या? समाज सुधरता है क्या उससे? समाज आगे बढ़ता है क्या उससे? भैया क्या हो गया? समाज को क्या मिला उस सबसे? सदन में मेघा अठावले जी नहीं थे। 2013 के अंदर बहस हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में निर्धारित किया गया कि गरीबी की रेखा के नीचे कौन है। 32 रुपए कमाने वाला अमीर है और 28 कमाने वाला गरीब है। 32 वाला अमीर कैसे हो गया? किसकी सरकार थी? 32 रुपए कमाने वाला अमीर था। विपक्ष ने सवाल उठाया, क्या खाना ही जीवन होता है क्या? कपड़ा पहनना, बच्चों को पढ़ाना, दवाई गोली, कमरा, मकान, बिजली, कुछ भी होता है जीवन में। लेकिन कांग्रेसी लोग बड़े चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, जब मेज पे खाना मिलता है 5 रुपए में, कहीं 12 रुपए का मिलता है, कहीं 8 रुपए का मिलता है, कहीं 10 रुपए का मिलता है। 45% लोग गरीबी की रेखा के नीचे बताए गए थे। 3 कमेटियां बनी थी, सक्सेना कमेटी, एनसी शर्मा कमेटी, तेंदुलकर कमेटी। हमारी नहीं थी, कांग्रेस की थी। और 45% लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे। हमने पूछा कि क्या कारण है, कैसे आपने आकलन किया? उन्होंने कहा हम घर घर गए थे और घर घर जाकर मालूम पड़ा था वो लोग थे जिनकी पक्की छत नहीं थी, जिनके पास स्कूल नहीं था, जिनके पास डिस्पेंसरी नहीं थी, जिनके पास हॉस्पिटल नहीं था, जिनके पास गाड़ी घोड़ा गाड़ी नहीं थी, बिजली पानी की सुविधा नहीं थी। 90% शेड्यूल कास्ट थे उसमें। किसको चिंता हुई? मजाक में आया, मजाक में चला गया। कौन चिंता कर रहा था उसकी? क्या हमारा बुद्धिजीवी वर्ग का ये दायित्व तो नहीं बनता क्या कि उसकी हमें चिंता करनी चाहिए? किसी ने भी चिंता नहीं की, मजाक बनकर रह गया। आज ये सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उसने अनेकों ने योजना लाकर कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति वर्ग को स्वावलंबी बनाने का काम किया है। पहला प्रधानमंत्री जिसने कहा लाल किले से, मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला ही नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूं। ये हमारे तुम्हारे चिंता का विषय है भाई। अरे बच्चों का पेट तो जानवर भी पालता है, नहीं पालता क्या? उसके बच्चे भूखे रहते हैं। मकान वो भी बनाता है, कोई घोंसला बनाता है, कोई अपनी गुफाएं बनाता है, वो भी बनाता है। आपको सामाजिक प्राणी तो इसलिए कहते हैं आप समाज की चिंता करते हैं। क्या आपकी चिंता खाली 1-2% के लिए है? मैं पहले भी मेरे ख्याल उदाहरण देके गया था। लखनऊ से 12 दूर 30 किलोमीटर बाराबंकी बनकी पड़ती है। योजना लाकर कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति वर्ग को स्वावलंबी बनाने का काम किया है। पहला प्रधानमंत्री जिसने कहा लाल किले से, मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला ही नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूं। ये हमारे तुम्हारे चिंता का विषय है भाई। अरे बच्चों का पेट तो जानवर भी पालता है, नहीं पालता क्या? उसके बच्चे भूखे रहते हैं। मकान वो भी बनाता है, कोई घोंसला बनाता है, कोई अपनी गुफाएं बनाता है, वो भी बनाता है। आपको सामाजिक प्राणी तो इसलिए कहते हैं आप समाज की चिंता करते हैं। क्या आपकी चिंता खाली 1-2% के लिए है? मैं पहले भी मेरे ख्याल उदाहरण देके गया था। लखनऊ से 12 दूर 30 किलोमीटर बाराबंकी बनकी पड़ती है, बाराबंकी। वहां एक 15 साल की लड़की के साथ बलात्कार कर दिया, जान से मार दिया। और मैं वहां पर गया, प्रदर्शन रखा हुआ था, और प्रदर्शन के अंदर खड़े होकर जब मैंने भाषण दिया और वहां की संख्या देखी, 2000 की संख्या थी साहब। हाथों के पैर में चप्पल नहीं थी,
10% पे कपड़े पूरे नहीं। लखनऊ 30 किलोमीटर था, कोई तुम्हारा ऐसा टाई वाला, बेल्ट वाला, कपड़े वाला मुझे दिखाई नहीं दिया उनके पीछे। ये दलितों के बीच में खाई कहां से आई? ये बीच का गैप कहां है? अरे हमें तुम्हें आरक्षण इसलिए मिल रहा है कि वो 25 करोड़ गिने जाते हैं। अगर तुम्हें मालूम पड़ जाए वो लोग तुम्हारे पीछे नहीं है तो तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। हम क्या अनुमान कर रहे हैं? मैं मलगन में पैदा हुआ हूं, 26 एलीपुर 2-3 किलोमीटर का फर्क है। हम देखा करते थे जब बचपन में थे, लोग बच्चों को गोद लिया करते थे, परिवारों को गोद लिया करते पढ़ाने के लिए, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। पता नहीं वो ठावले जी ने देखा नहीं देखा। मैं इसलिए खुश होकर कह रहा हूं कि चिंचोली के अंदर अजगले और नानक रत्तू जी जो सहायक थे डॉक्टर अम्बेडकर जी के, अजगले ब्राह्मण था। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ब्राह्मणों से नफरत नहीं की साहब कभी भी, जो गालियां बकते हम लोग। उन्होंने गलत नीतियों की घृणा की। उनकी घरवाली ब्राह्मण थी, उनका शिक्षक ब्राह्मण, टीचर ब्राह्मण था, सभी ब्राह्मण थे। आप घृणा करो ना गलत नीतियों से, लेकिन हमने ब्राह्मणों को गाली देनी शुरू कर दी। अरे ये ब्राह्मण क्या, हमारे बीजेपी वाले ब्राह्मण तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रहा, सबसे पहला ब्राह्मण तो वही था। भारतीय जनता पार्टी तो 1951 में बनी है, सब 1925 में बना है, 1947 से 22 साल पहले। वो तो आज ये स्थिति है कि समस्त हिंदू समाज आपको गले लगाना चाहता है, और जो गले लगाने की बात चलता है तो तुम बोलते हो हमारे पीछे मटका लटका दिया गया, झाड़ू बांध दी गई। कब की बात कर रहे हैं? हम लोग गुमराह कर रहे हैं समाज को, और वो लोग गुमराह कर रहे हैं जो सुबह गुप्ता जी के साथ नाश्ता करते हैं, शाम को शर्मा के साथ डिनर करते हैं, उनके बच्चे के स्कूलों में जाते हैं और समाज को जाकर भड़काते हैं ताकि वो ना भर जाए। मलाई मलाई आप लोग सब खाते हो, ये आप बताइए ना, आपने कभी कोसा उन लोगों को जब देश आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के देहांत के बाद में क्यों नहीं डॉक्टर अंबेडकर जी महापुरुष बने? किसने रोका उनको भारत रत्न देने के लिए? क्यों गैर कांग्रेसी सरकार आई भारत रत्न देने के लिए? कहां गया डॉक्टर अंबेडकर जी का इतिहास? सारा इतिहास तबाह कर दिया गया। मैं तो धन्यवाद करता हूं उनको, जो समर्पित लोग थे, जो कुछ ना कुछ लिखकर डॉक्टर अंबेडकर जी को जिंदा रखा है इन्होंने। वो दलितों के नेता के रूप में वो जिंदा कर पाए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान लेखन के अंदर कहीं भी दलितों के लिए स्पेशल प्यार दिखाई नहीं दिया। उन्होंने समस्त देश को एक मानकर चले और संविधान लिखते हुए उनमें आंखों में आंसू नहीं थे, उनके आंखों में एक मजबूत भारत का सपना था। भारत मजबूत होना चाहिए। कई बार कहा उन्होंने, पहले भी भारतीय, अंतिम में भारतीय। और उस समय आपने देखा होगा कि जो मजबूत भारत जब मैं, आप तो 2 दिन याद करते 6 दिसंबर को, आप देखिए उस महापुरुष को, नरेंद्र मोदी जी को नमन करता हूं कि इस सृष्टि के अंदर किसी व्यक्ति को जन्मदिन पे याद किया जाता है, कुछ लोगों को पुण्यतिथि पे भी याद कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी को नरेंद्र मोदी जी कारण संसार, इस पृथ्वी के ऊपर पहला व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है जिनको 14 अप्रैल, 6 दिसंबर और 26 नवंबर को याद किया जाता है। किसने किया 26 नवंबर? मोदी साहब। किसने कहा? 26 नवंबर ही नहीं दिया। उस समय मुझे ध्यान है, 2015 की बात है, अंबेडकर, मोदी जी ने कहा कि 26 नवंबर क्या है ये तो संविधान दिया था डॉक्टर अंबेडकर जी ने। लोगों ने कहा नहीं लाटे है, वोटे है, ये है। क्या होता लाटे? कि भाई कोर्टों के अंदर संविधान की प्रतियों की पे चर्चा होती है और लाटे के रूप में बनाते हैं, वकील लोग बनाते हैं, जिसे संविधान दिया उसकी बात ही नहीं करते। अरुण जेटली जी को बुलाया, कहा उनसे बताइए कि क्यों अधिसूचना जारी हुई है लाटे की? सब 4 दिन लगे रहे, कहीं अधिसूचना जारी नहीं थी। 5 दिन पहले की डेट के अंदर
अधिसूचना जारी की गई 26 नंबर आगे से डॉक्टर अम्बेडकर और उस दिन मुझे मालूम पड़ा, तुम्हें तो खैर अभी पता होगा नहीं पता होगा, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ये सोच और विचार थे, इलेक्शन कमीशन उनकी देन थी, फाइनेंस कमीशन उनकी देन थी। पानी आप कभी मंत्रालय में जाके देखोगे, एक ज्ञान बढ़ाओ अपना, बच्चों को आइसक्रीम खिलाना, ये करना, वही नहीं है। भाषण देते हुए सोचो डॉक्टर अम्बेडकर पे, आप जल मंत्रालय में जाइए और पहली किताब देखेंगे उसके ऊपर डॉक्टर अम्बेडकर जी का चित्र लगा हुआ है, क्योंकि वो जल मंत्री थे, 4 डैम उन्होंने निर्माण किए थे, उनकी नीति पे चलता है। आज मजदूरों के सामने श्रम मंत्री, जब वो श्रम मंत्री थे, मजदूरों को 6 दिन काम करना चाहिए, 1 दिन आराम करना चाहिए, 8 घंटे काम करना चाहिए, उनको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, मिनिमम वेज उन्होंने दिया। पहला मंत्री था जिन्होंने कहा महिला को बराबर का हक देना चाहिए, महिलाओं को अगर पूछना चाहिए डॉक्टर अम्बेडकर को पूछना चाहिए कि महिलाओं को बराबर का हक देना चाहिए। जो आज बात कर रहे हैं, इस्तीफा दिया उस पर। नोटबंदी होनी चाहिए, ये डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा 10 साल के अंदर नोटबंदी होनी चाहिए। ऐसे बड़े बड़े कानून देखने के बाद जब 3 दिन की डिबेट चली, रिजल्ट क्या निकला? डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के नेता नहीं, वर्तमान भारत के निर्माता। कौन पढ़ेगा, कौन बताएगा? जितना अच्छा लगता है उतना डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लेते हैं, उतनी बातें कर लेते हैं। सीए पर डॉक्टर अम्बेडकर जी का चित्र लग गया, सीए आंदोलन चल रहा था, अम्बेडकर का संविधान लेके घूमते रहे लोग। आप में से कितने लोगों ने विरोध किया उसका? क्या था सीए? मालूम है सीए क्या था? योगिंदर मंडल, जो डॉक्टर अम्बेडकर के समतुल्य विद्वान थे, उन्होंने पाकिस्तान का संविधान लिखा। जिन्होंने कहा मंडल जी आप पंजाब पाकिस्तान चलिएगा, आपको ला मंत्री बनाएंगे, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने उनको मना किया कि नहीं, आप रहने दो, ये करो, ये हिंदू समाज है, ये आस्ता आहिस्ता आहिस्ता गले लगा लेगा, उठना बैठना शुरू कर देगा, अपनी कमियों को पहचानेगा, ये सुधर जाएगा। लेकिन पाकिस्तान वाले नहीं सुधर सकते। वो गए, लाखों लोगों को लेके गए बंगाल से, और वहां पे जाकर जो दलितों के साथ में खेल हुआ, बच्चों की इज्जत लूटी गई, जान से मार दिया गया। योगिंदर मंडल जी 5-6 महीने बाद ही वापसी भाग कर आ गए। तो लाखों लोग वहां पर रह गए थे, पीड़ित थे, वो आस्ता आहिस्ता घुसपैठ करके यहाँ पे आए। आजादी के बाद में गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, सब इंदिरा गांधी सभी कहते रहे, वहां पर जो गए हैं हिंदू गए, जो अल्पसंख्यक गए हैं, मुसलमानों को छोड़कर उनको वापसी लाना चाहिए। और इस सरकार ने वापसी लाने के लिए कानून बनाया। कौन लोग थे? वो दलित लोग थे। हमारे लोग संविधान को लेकर वहां पे खड़े होकर कहते हैं मुसलमानों को भी वापसी लाना चाहिए वहां से, पाकिस्तान से। उसके 3 महीने बाद ही भगवान बुद्ध की 5000 वर्ष पुरानी मूर्ति पाकिस्तान में तोड़ी गई। कोई माई का लाल खड़ा होकर नहीं बोला उसके बाद। कैसी राजनीति, कैसी सोच है? जो अच्छा लगे सोचेंगे, जो नहीं लगता नहीं सोचेंगे, उसको गाली देनी गाली देंगे, उसको उठ के मजे लेंगे जवान के अपने अच्छे। किसने विरोध किया उसका? किसी ने भी विरोध नहीं किया। चिंतन करना चाहिए। पूरा समाज आपकी तरफ देखता है, बुद्धिजीवियों की तरफ देखता है। बुद्धिजीवी भटक गया तो समाज भटक गया, और वो भटका हुआ ही समाज में आज की तारीख में देख रहा हूं। आज भारतीय जनता पार्टी आपको गले लगाती है और आप घड़े और झाड़ू की बात करते हो। क्यों गले लगाती है? देश के नागरिक है हम। कहां जाओगे? पाकिस्तान जाके भी देख लीजिए योगिंदर मंडल के साथ। हम मिलकर साथ चल सकते हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ सकते हैं, सभी जगह आना जाना कर सकते हैं। लड़ाई लड़ो ना, कौन मना करता लड़ाई लड़ने के लिए? तुम्हें हक की मांग तो अब भी कर रहे हैं लोग, ब्राह्मण लोग हैं सारे चटर्जी पटर्जी सब। तुम्हें किसने रोका है कि लड़ाई लड़ने के लिए? लेकिन समाज को गुमराह नहीं करो।
आपने डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि देखी चेत भूमि दिल्ली में क्यों नहीं बनी भाई? नहीं करने दिया कांग्रेसियों ने। और 26 अलीपुर रोड की कहानी 34 ने बता दी है, वहां पर जाके किया। और ये नरेंद्र मोदी है जिसने हिंदू मिल लेकर और डॉक्टर अम्बेडकर की क्या नहीं कर रहे हम लोग। लेकिन फिर भी हम कहते हैं बीजेपी का कार्यकर्ताओं में महामंत्री लोग के देखते हैं दुष्यंत कुमार गौतम को। एक ही आदमी खड़ा हो जाएगा 100 लोगों में खड़ा होगा, भाई साहब उस मंदिर में रविदास की मूर्ति क्यों नहीं है? अबे भाई तू मंदिर बना ले, तू मत लगाइए उनकी, कौन मना कर रहा है तेरे को? तू दूसरे बाल को खराब करने में मेहनत कर रहा है, तो अपने गुण बताना, मेरे धर्म में ये गुण है। सही बात, बिल्कुल सही। मैं इतना अच्छा हूं, अपने अच्छा ही बताना भाई। तू दुनिया भर की गा रहा है, तुझे क्या परहेज है? उसके मंदिर, उसकी पूजा, उसके देवता और बढ़ा के पूजे। तेरे को अपने वालों को पूजने के लिए किसने मना किया है? पूज, इससे बड़ा वाला। लेकिन नहीं, लाइन बड़ी खैचली नहीं है, मिटाने पे अपनी एनर्जी लगानी है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कब तक करेंगे ऐसे? समाज आपको नेता मानता है, समाज आपको बुद्धिजीवी मानता है, समाज आपकी तरफ देख रहा है कि मेरे लिए ये सब कुछ करेंगे। क्या हम उस पर खरे उतर रहे हैं? बुरा नहीं मानना, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं भी आपके साथ में ही हूं। बात कड़वी हो सकती है, दवाई भी कड़वी होती है। तो इसलिए मेरा आपसे कहना ये जरूरी है जी, आपको अपनी भूमिका के अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट के अधिकार दिया है, लेकिन वोट की कीमत को पाओ, समाज के विकास के लिए पाओ, अपने विकास के लिए भी पाओ, लेकिन देश के विघटन में नहीं लगना चाहिए। देश हमारा है, देश मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। मैं कितना अच्छा हूं इसका गुणगान करो। मेरे मार्केट में, मेरी दुकान के अंदर ये माल अच्छा है, उसका गुणगान करो। पड़ोसी की गाली बकते रहोगे तो पड़ोसी का ही गुणगान होगा, तुम्हारा नहीं होने वाला भाई। हाँ, जिसे क्रिटिसाइज करो, क्योंकि 10 बार आप उसका नाम लेंगे तो वही बढ़ेगा, वो ताकत। उसको मालूम पड़ता है तेरी कमजोरी क्या है, वो अपनी कमजोरी को सुधार लेता है। इसलिए मेरा मानना है कि आप लोग अब से कम ये कोशिश करें कि हम दिन में अपने समाज के कुछ लोगों को दिशा देंगे, कुछ आयाम निर्धारित करें। हम पार्लियामेंट में लड़ते हैं, हमसे ये कहा जाता है कि आपके पीछे दलित नहीं है, आप बीजेपी के नेता हो, दलितों के नेता नहीं हो। आप हमसे मांग करते हैं ये करो, और वो कहते हैं तुम्हारे पीछे खड़ा कौन है? सही बात है। अगर मैं भी आज हिंदू को गाली बक और ये करना तो आपसे भाजू ना भीड़ इकट्ठी कर लूंगा मैं 2 मिनट में। नहीं करना क्या है, करा क्या है, बिता करो। अच्छे नेता देखे हमने, गाली बक के नेता बन गए, राज्यसभा चले गए, लोकसभा चले गए, विधानसभा चले गए, बाद में उनकी पूर्ति नहीं छोड़ के वापसी आ गए, फिर ढाक के 3 पात्र रह गए। इसलिए मेरा निवेदन और प्रार्थना है, स्वागत इसलिए होता है हमारा कि भी हम कुछ काम करें। हम समझते हैं इस बात को, काम की अपेक्षा है, हम काम पे खड़े उतरते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारे पीछे हमें यही कहा जाता है कि आप बीजेपी के नेता हो, दलितों के नेता हो, तुम्हारे पीछे दलित नहीं खड़ा होगा। और जो कुछ भी लायक नहीं होता वो हिंदुओं को 10 गालियां बकता है और हम सब लोग उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। अरे हमारी बात सुनो ना भैया, सुन तो लो। तुम सुनते ही नहीं। बीजेपी का हटाओ उसको मंच पे से। क्यों हटाओ भाई? मेरा अधिकार नहीं है बोलने का क्या? मेरी बात सुनो तो सही कम से कम। अनेकों अनेक उदाहरण है। आज भी कांग्रेस आपको अनचाहे आपको वोट बैंक मानती है। उसको बाहरों में डालो, फ्री में मिल जाएगा, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कहां जाएंगे? अभी गांव देहात तक ये हालत है, कौन सुधारेगा उसको? दुष्यंत कुमार को तुम तो नहीं सुधारता, आपने सबने मिलकर सुधारना होगा। सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके
किसके आगे खड़ा होना है किसके पीछे खड़ा होना है तो आपको समझना पड़ेगा भाई। ये हम 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं, 6 साल से काम कर रहे हैं। इतने सारे हमने स्थल बनाए हैं, वोट के लिए नहीं बनाए। कितना वोट मिलता है हमें पता है, कितना वोट मिलता है। और वोट मत दो, कम से कम कह तो दो। बड़ी बात है। कहने में भी सफाई करते। दो आते मेरे पास में, मेरे रिश्तेदार, भाई साहब मैं पूछता हूँ उनसे, जब वोट डालने का समय था उन्हें बताया था ये हमारा भाई लगता है, चाचा लगता है, ताऊ लगता है, साला लगता है, जीजा लगता है, कहा था उसको कैंडिडेट को? नहीं जी। फिर कैसे कहूँ तूने वोट दिए? अबे तेरा वोट कोई देख रहा है क्या? तू झूठा ही कह देता। समझ में आई, कुछ बात नहीं आई। नाक ऊंची है, नहीं कहना बीजेपी वालों का नाम नहीं लेना। तो हमें बचना चाहिए विचार से। फिर आपसे आग्रह है, निवेदन है, अपनों की कदर आप नहीं करेंगे तो दूसरा तो करेगा ही नहीं। मैं जाता हूँ कई बस्तियों में, चुनाव में जाता हूँ, कई बस्तियों में जाता हूँ, घुसते ही बहन जी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद, और चलो बहन जी जिंदाबाद, कौन मना कर रहा है? मेरी भी बहन जी है वो तो। देखिए भाई जी आया, इसकी तो बेइज्जती मत करो। एक आदमी ऐसी उल्टी सीधी बातें करता है, उसको मतलब ही नहीं है, ना संविधान से मतलब है, ना देश के विकास से मतलब है, ना गली के विकास से मतलब है। नाली का कीड़ा नाली नहीं मरेगा, लेकिन बेइज्जती जरूर करेगा। हम तो सहन कर रहे हैं, सहन किया है और सहन कर रहे हैं, लेकिन जब समाज की बात होती है हमारी कलम से बुरा नहीं हो सकता। हम लड़ते हैं समाज के लिए। आज देखिए ना, राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में मैं आपके बीच में खड़ा हूं। 8 राष्ट्रीय महामंत्री है खाली भारतीय जनता पार्टी, 8 में मेरा नाम है। सारे महामंत्रियों से ज्यादा काम है। पंजाब मेरे पास है, उत्तराखंड मेरे पास है, चंडीगढ़ मेरे पास में है, पूरा महिला मोर्चा देश का वो मेरे पास में है। नड्डा जी कहीं भी जाएंगे तो 15 प्रांतों में मैं उनसे एक दिन पहले जाके सारी व्यवस्था और काम संभालना उनका मेरा हाथ में। और उसके अलावा वेस्ट बंगाल भी भेजते हैं, जम्मू भी भेजते हैं। ये बनाइए अपनी क्रिएटिविटी हर जगह। अरे इसको यहाँ लगा देंगे, काम करके आएगा। सही बात। जब मैं अच्छा करता हूँ तो शेड्यूल कास्ट का नाम ऊंचा होता है। और जब समाज में कोई गाली बकता है, सारे समाज की नाक नीची होती है। सारे समाज को गाली, साले ये तो है ही ऐसे चूड़ी समाज, दो समाज को और तोड़ देते हैं। क्यों करें? हमें कुछ ना कुछ बिंदु बनाने चाहिए। दारू पियो कोई मना नहीं करता, घर में पियो, तुम्हारे से ज्यादा पीते हो लोग, समाज में इज्जत से पियो। ऐसा क्यों हो गया कि शर्मा जी दारू पिए बड़े होते चूड़ा जमात पड़ा होगा, होते शर्मा जी है वो। अगर ये चेंज कैसे करोगे भाई, तो कहीं ना कहीं समाज में निकलना पड़ेगा आप लोगों को। हमने अपनी जान को ऐसे से शब्द तो बांध लिए कि छुटा नहीं जाता, उसे छुटकारा नहीं मिलता उनसे जी। जबकि हमारे ऐसा स्वाभिमानी नहीं मिलेगा। जो आदमी अपने आदमी को गाली बक दे, मेरे को गाली बक दे, इससे बड़ा मिलेगा कोई आदमी? कोई नहीं मिलेगा। लेकिन बुराइयों से भी छुटकारा चाहिए। ये नहीं चलेगा कि नीचे बुद्ध की मूर्ति के सामने मोमबत्ती जला के फेरे लेने का काम करो और दारू पी के उसके चारों तरफ घूमते रहो। समझ में आई बात? ये नहीं चलेगा कि बुद्ध की मूर्ति खड़ी हो और कहो जी गुप्ता जी के यहाँ इतना दहेज मिला था। पालन करो तो पूरा करो भाई, जो लिखा है उसको एक एक का पालन करो ना। ये उदाहरण तो बनो तुम, कोई उदाहरण बताओ मुझे। कोई उदाहरण नहीं है देश समाज में। मैं बुद्ध को मानता हूँ, मैं रविदास को मानता हूँ, मैं अम्बेडकर को मानता हूँ, किसी को भी नहीं मानते। अम्बेडकर वाले जाएंगे क्या मैं तो बुद्ध रविदास को मानता हूँ जी, मैं तो नहीं दूँ तुम्हारा।
रविदास डालेंगे मैं तो अम्बेडकर को मानता हूँ। अरे सारे एक है भाई, इन्होंने समय समय पर तुम्हारा अपने अपने समय के महापुरुष थे, अपने अपने समय के महापुरुष बढ़ाया है। कबीर जी की वाणी को मैं रात को सुन रहा था, कमाल है। लेकिन वो क्यों गर्त में चले गए? क्योंकि हम उनके पीछे नहीं खड़े थे। रविदास जी को चमड़े का काम करते, चमड़े का काम करते, क्या बुरा करते? काम तो करते, जंगलों में जाके भगवान को तो नहीं ढूंढा, काम करते भगवान को ढूंढा। उनको पढ़ो, अम्बेडकर को पढ़ो, ये नहीं जितनी मुझे जरूरत है उतना अम्बेडकर को पढ़ा और गालियां देने शुरू हो गए। अभी जाओ कभी 14 अप्रैल आएगी पर जाना पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट में, आधे लोग अपनी दुकान गाली देने से चलाते साहब एकदम। हाँ, पूरा खून खोलता उस दिन सबका। लेकिन समाज को कैसे चलाना है, कैसे साथ लेके जाना है, किस दिशा में लेके जाना है, क्यों 98 जी क्यों और 10 मंत्री भी बन सकते हैं हमारे। लेकिन विश्वास तो तुम ही पैदा करोगे। जब विश्वास पैदा नहीं करोगे तो कौन बनाएगा तुम्हें? पहले विश्वास पैदा करो। हमारे इतने मंत्री है, ये नहीं है, वो नहीं है, होगा कैसे भाई? करा क्या है तुमने? सारे दिन तुम गाली बको और शाम को हमें ये बना दो, कैसे बना रहे? बात कड़वी कही है, उसके लिए आपके चरणों को नमन करते हुए माफी मांगता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने अभी 60,000 करोड़ रुपया एजुकेशन के लिए दिया था आपको। धन्यवाद तो कर सकते हो, बिल्कुल। धन्यवाद करके और भी पालोगे। सही बात। धन्यवाद नहीं करोगे तो भी कहेगा यार करते करते थक गया, मैं तो जहां भी खड़ा था अम्बेडकर जी का नाम लेते लेते थक गया। और आज भी लोग क्या कहते हैं, दलितों को वोट नहीं मिल रहा, कौन परिवर्तन करेगा इसको? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।